नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स एंड पॉलिटिक्स में एक बार फिर से एक शानदार लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अफ्रीका यूनियन की G20 में एंट्री के बारे में। दोस्तों, आपको पता है कि देश में G20 चल रहा है और दुनिया भर में जो है G20 की प्रशंसा हो रही है। भारत की जो सेलिब्रेशन, जो एक तरह से पीपल्स मूवमेंट बना हुआ है, उसकी दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है। साथ साथ जो है हमारे देश में भी एक उत्सुकता है और अलग प्रकार से पूरे देश में इसको सेलिब्रेट करा जा रहा है। पूरे देशवासी जो है इस पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। साथ साथ हम देख रहे हैं कि भारत जो है जिस तरीके से अफ्रीका यूनियन को G20 का मेंबर बनाता है, वो सही मायने में जो है एक तरह से दुनिया के लिए सरप्राइजिंग है और साथ साथ अफ्रीका के लिए भी सरप्राइजिंग है। अफ्रीका ने, अगर इसके प्रपोजल के बारे में बात करें तो भारत ने इसका प्रपोजल जो है जून महीने में जाकर के दिया था और अब जाकर के उसको सफलता मिल गई। मगर भारत, इसमें ये समझने वाली बात है कि भारत ने ये कर दिखाया है कि जितनी भी दुनिया में जो कंसेंसस बिल्डिंग है, उसका एक भारत जो है एक सेंटर में आ चुका है। दोनों एक तरह से ग्रुप को, एक अपोजिंग ग्रुप, एक फेवर में ग्रुप जो है इसको कंसेंसस लाने में एक तरह से सफल हुआ है। तो ये अपने आप में भारत की इमेज को बिल्ड करता है। आज हम बात करेंगे कि अफ्रीका यूनियन कैसे G20 का हिस्सा बना। अब जो है आने वाले दिनों में G21 कहलाया जाएगा और साथ साथ जितने भी ग्लोबल इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, उसमें कैसे अफ्रीका की भागीदारी होगी और साथ साथ ये कैसी जो प्रक्रिया थी जिसमें जो है अफ्रीका को परमानेंट मेंबरशिप मिली और साथ साथ G20 के इतिहास के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कैसे ये एक बड़ा फोरम जो है दुनिया में आया, किस तरीके से जो है इसमें पार्टिसिपेशन, कंट्री का पार्टिसिपेशन बढ़ा, कैसे ये इकोनॉमिक फोरम था, फिर बाद में समिट लेवल पे चला गया। G20 आपको पता है दोस्तों कि एक शिखर वार्ता है, जिसे हम बोल सकते हैं समिट लेवल टॉक होती है, जिसमें दुनिया भर के जो बड़े लीडर्स होते हैं वो आते हैं। अगर इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा बात करें तो दोस्तों ये एक मंच है जहां पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए दुनिया भर के लीडर एक साथ आते हैं, जिसमें इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एजेंडा तय होते हैं और आने वाले दिनों में दुनिया को किस किस तरीके से ले जाना है इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एजेंडेज में या डेवलपमेंट एजेंडेज में, तो इसमें ये तय होता है। दुनिया की जो मेजर एडवांस कंट्रीज़ हैं और इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं वो इसमें आती हैं। अगर मैं G20 की कंट्रीज़ के बारे में बात करूं तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज़ आती हैं। अगर हम ग्लोबल कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो 90% के आसपास इनका GDP में कंट्रीब्यूशन होता है और 80% के आसपास ग्लोबल ट्रेड में कंट्रीब्यूशन होता है। और दुनिया भर की पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो 2/3 पॉपुलेशन इसमें पार्टिसिपेट करती है। अगर G20 के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो दुनिया भर में जितनी भी ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और सस्टेनेबल ग्रोथ है, उसको अचीव करने के लिए मंच बनाया गया है। साथ साथ जितने भी फाइनेंशियल रेगुलेशन है, उससे जुड़े हुए जितने भी रिस्क हैं और आने वाले दिनों में जितनी भी फाइनेंशियल क्राइसिस की अगर रिस्क हो सकते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए एक प्रमुख बिंदु माना गया है। और साथ साथ इंडियन इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, जो पहले कई कुछ चुनिंदा कंट्री ने कंट्रोल कर रखा था, उसको व्यापक तरीके से पार्टिसिपेशन में ला करके इसको एक तरह से कंसेंसस के रूप में लिया गया है। अगर हम ओरिजिन और इवोल्यूशन के बारे में बात करें G20 के बारे में, तो आपको पता होगा कि 1990 के आसपास जो है दुनिया भर में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। इस क्राइसिस का असर जो है ज़्यादातर जो है जितनी भी डेवलप्ड कंट्री थी उनमें हुआ था और साथ साथ जो इमर्जिंग कंट्री थी उस समय की, उसमें भी हुआ था। तो देखा गया कि बाद में इन्हीं कंट्री से, यहीं से एक बहुत बड़ा कंसेप्ट निकला था, जिसमें दुनिया की जो इमर्जिंग इकोनॉमी है उनको भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर हो गया और लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर के में जो एक तरह से पार्टिसिपेशन का कहा गया। फिर 1999 में फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ एडवांस और इमर्जिंग कंट्री के जितने भी लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और यहाँ से एक तरह से शुरुआत हुई G20 की बनने की। फिर जो है पहला 2002 में इसका डायलॉग हुआ, एक तरह से होस्ट किया, उसको इंडिया ने होस्ट किया, जिसमें G20 के फाइनेंस मिनिस्टर थे और सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे। इन्होंने पार्टिसिपेट किया और बाद में जो है धीरे धीरे जो है इसकी G20 की प्रक्रिया आगे बढ़ी। फिर 2007-8 के आसपास पता है कि आपको एक और फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी। उसके बाद 2008 में जो है USA में इसको होस्ट किया गया USA के द्वारा और वहाँ पे जो है सबसे पहली मीटिंग G20 की हुई। तो इस तरीके से G20 अस्तित्व में आया। दुनिया भर में जो लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर है और साथ साथ जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसमें एक तरह से पार्टिसिपेशन कई और कंट्रीज का बढ़ने लगा। G20 की अगर बात करें तो 19 कंट्रीज
के लीडर होते हैं, साथ साथ यूरोपियन यूनियन होता है और अब अफ्रीकन यूनियन भी इसका हिस्सा होगा, तो G21 हो गया है। अगर इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हर साल जो है 3 लोग ट्राइका बना करके पार्टिसिपेट करते हैं, जो इसको लीड करते हैं, जिसमें इसमें जो पास्ट में मेंबर होता है, साथ साथ जो होस्ट कर रहा होता है और आने वाले दिनों में जो होस्ट करने वाला है। इस बार में ट्राइका में जो है देखा जाए तो इंडोनेशिया, जिसने पिछले साल होस्ट किया था, इस साल इंडिया ने होस्ट किया है और अगले साल आने वाले दिनों में ब्राज़ील होस्ट करने वाला है। G20 का जो परमानेंट सेक्रेटरी की बात करें तो दुनिया भर में ऐसा कोई परमानेंट सेक्रेटरी नहीं है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली का है, वो यूएसए में स्थित है। इसकी चेयर जो है हर साल जो है एक एनुअल तरीके से रोटेट करती है, जिसमें ट्राइका के तहत पर जो है कंट्रीज जो है होस्ट करती हैं। तो आपको मैंने बता दिया किस तरीके से। साथ साथ जो है शुरुआती दौर पर समिट लेवल से पहले, यानी शिखर वार्ता से पहले जो है सारे पर ट्रैक होते हैं, जिसमें इकोनॉमिक और कई सारे फाइनेंशियल इश्यूज को, डेवलपमेंट, एंटी करप्शन और फूड सिक्योरिटी जैसे अनेक मुद्दों को डिस्कस किया जाता है। फिर बाद में जो सबसे आखिरी में शिखर सम्मेलन होती है, वहाँ पर जो है एक डिक्लेरेशन होता है, कम्युनिके होता है, उसको डिस्कस किया जाता है और उसको डिक्लेयर किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमने देखा कि दिल्ली डिक्लेरेशन अभी आ चुका है, उसके बारे में भी विस्तार से मैं चर्चा करूंगा, मगर आज हमारा टॉपिक है अफ्रीकन यूनियन। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज जो है अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप दिला दी है। साथ साथ हम देखते हैं एक छोटी सी वीडियो, जिसमें आपको पता लगेगा किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहले डिक्लेयर किया, उसके बाद जो है हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने जो अफ्रीकन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं उनको जो है एस्कॉर्ट करते हुए उनकी सीट पर लाया गया। इस वीडियो को देखिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे जो विदेश मंत्री ने एस्कॉर्ट किया है और हमारे प्रधानमंत्री ने गले लगा के उनको सीट ग्रहण करने के लिए अब न्योता दिया है और उन्हें उनकी सीट को अब G20 के टेबल में उनकी अलग से सीट वहाँ पे दिखाई गई है। और ये हमारे ब्राज़ील के प्रधानमंत्री हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि जो अफ्रीका को जो सीट ऑफर करी गई है, ये अफ्रीकन यूनियन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस पोजीशन पे आने के लिए कई बार जो है दुनिया भर में जो है कई अपोजिंग कंट्रीज भी थे, कई जो है इसके फेवर में भी थे। अगर हम कुछ कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो जब से हमने बात करी थी कि अफ्रीका यूनियन जो है इस G20 का पार्ट बनेगा, तब से कई डिफरेंट दुनिया में जो है कई लोगों का सपोर्ट भी रहा। जैसे कि यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट थी उन्होंने भी इसका समर्थन दिया। साथ साथ जो है अफ्रीकन यूनियन जो है पूरी तरह से खुश था। 27 मेंबर की यूरोपियन यूनियन ने इसको सपोर्ट करने के साथ साथ जो है जापानीज़ ने भी सपोर्ट किया, जापान के प्रधानमंत्री ने भी इसका समर्थन दिया। और जो है यूरोपियन यूनियन के साथ साथ जो है चाइना और रशिया ने भी इसका समर्थन किया। तब जाकर के जो है दुनिया में एक कंसेंसस बिल्ड हुआ और आज हम देख रहे हैं कि अफ्रीकन यूनियन जो है G21 का एक सदस्य बन चुका है। दोस्तों, एक बार हमें समझनी होगी कि दुनिया भर में जो है एक तरह से अफ्रीका और अफ्रीका यूनियन में कई सारे कंट्रीज़ हैं जो दुनिया भर में जो इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें चाइना का इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा होता है, उसमें अफ्रीकन यूनियन में कई बार जो है अपोजिंग एक तरह से व्यू देखने को मिला है। ठीक उसी प्रकार से वो चाहते भी हैं कि देश जो है भारत जैसा देश जो है अगर ग्लोबल साउथ की अगर वकालत करता है तो इससे आने वाले दिनों में ग्लोबल साउथ के अपने आप में जो है डेवलपमेंट के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपने आप वहाँ पे आएगा, तो उनका डेवलपमेंट होगा। तो इस प्रकार के जो है जितने भी ग्लोबल साउथ के नेशंस हैं, अक्सर जो देखने को मिला है कि यूरोपियन यूनियन हो गया या फिर जापान हो गया, एशियन कंट्रीज़ होगी, वो अक्सर जो है अफ्रीका को डेवलप करने के लिए भारत का एक तरह से सहारा लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है जैसे हमने पहले देखा था कि चाइना और इंडिया के बीच में एक रेस चल रही है, किस प्रकार से कि जो अफ्रीका है उसमें कितना इन्वेस्टमेंट किसका जाता है। तो अगर हम आज के बारे में बात करें, जैसे ही अफ्रीका यूनियन जो है G20 का मेंबर बन चुका है, तो इससे इंडिया की इमेज जो है बहुत अच्छी बन जाती है। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से इमेज बिल्डिंग का कार्यक्रम भी रहा हमारे देश के लिए। फिर आपको पता होगा रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री ने पैसिफिक नेशंस के आइलैंड के जो नेशंस हैं उसमें विजिट किए थे और उनकी जो मीटिंग थी उनमें जो है शिरकत की थी। उन्होंने बताया था कि जो भी वहाँ के जो पैसिफिक नेशंस के आइलैंड की जितनी भी मीटिंग थी उसके जो लीडर थे, उन्होंने बताया था कि
कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं हमारी जो है ग्लोबल साउथ की डिमांड्स को ऊपर लेकर के चलें और हम सभी नेशंस आपके पीछे जो है एक रैली करके लेकर चलेंगे। हम आपको लीडर मानते हैं। और आपने देखा होगा वो तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के जो है प्रेसिडेंट वहाँ के जो पपुआ न्यू गिनिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो है उनके पैर भी छुए थे। इस प्रकार की रिस्पेक्ट जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी को उन देशों ने दी है, तो हमने भी एक तरह से जिम्मेवारी के रूप में लिया और आज जो है उसका फलस्वरूप देखने को मिला कि हमने ग्लोबल साउथ में एक बहुत बड़ी अफ्रीकन यूनियन को प्रेसिडेंट को एक तरह से उसका G20 का हिस्सा बना दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पैसिफिक आइलैंड जो है वो ग्रुप ऑफ आइसलैंड है पैसिफिक ओशियन में, जिसमें कि मेजर आइसलैंड ग्रुप जो मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया आते हैं। इनका ऑस्ट्रोनेशियन ओरिजिन है जो कभी कॉलोनाइज थे और साथ साथ जो है इनकी अगर इसके मैप के बारे में हम डिस्कस करें तो ये कुछ इस तरीके से दुनिया भर में इनका है। ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ऊपर आते हैं मेलानेशिया, फिर माइक्रोनेशिया, फिर पोलिनेशिया। दोस्तों इनका अक्सर जो है एक भारत के प्रति रिस्पेक्ट रहती है, साथ साथ ये डिमांड रहती है कि दुनिया भर में जो पावर स्ट्रगल चल रहे हैं जैसे कि अमेरिका और चाइना के बीच में, रशिया के बीच में या फिर यूक्रेन वार को लेकर के, उससे जो दुनिया भर में जो इम्पैक्ट पड़ते हैं उसका बहुत ज़्यादा जो सीधा सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है इन छोटे कंट्रीज़ पर पड़ता है। तो कई बार जो है इनकी बात सुनी नहीं जाती। तो यही कारण है कि ये लोग जो कंट्रीज हैं लगातार जो भारत के पीछे रैली करते हैं और भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर मानते हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि कोई हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। ये आने वाले दिनों में हम जो है पैसिफिक नेशंस में भी अपना एक प्रभाव एक तरह से डाल सकते हैं इन नेशंस की सहायता लेकर के, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि कई बार जो है हमें उन बड़े देशों का समर्थन नहीं मिलता मगर कई सारे छोटे देशों का समर्थन मिल जाता है, तब भी हम अपनी बातों को मनवा करके इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और ये नेशंस इसलिए भी सपोर्ट करते हैं कि हमने अपनी सॉफ्ट पावर के दम पे भी इन नेशन को लगातार सपोर्ट किया। जैसे वैक्सीन के मामले में भी हमने इनको ज़बरदस्त सपोर्ट किया है। जब दुनिया के जितने अमीर देश थे, जब वैक्सीन के मामले में जो इनकी पूर्ति नहीं कर पाए थे, तब हमने जो है इनके हाथ बढ़ाया था और हमने होप का रास्ता दिखाया था। तो इस प्रकार से भारत की इमेज जो है इन कंट्रीज़ में अपने आप में बहुत अच्छी है। साथ साथ थोड़ा सा एक तरह से वर्ल्ड मैप में देख लीजिए इसकी लोकेशन कहाँ पे, कुछ इस प्रकार से पपुआ न्यू गिनिया है जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली विजिट किया था। ये जो है पैसिफिक नेशंस के आइलैंड हैं जिनकी लोकेशन आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर है। साथ साथ अफ्रीकन यूनियन के जो हमारे G20 का सदस्य बनने के बाद जो है यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी बधाई दी है और साथ साथ बताया कि जो अफ्रीकन यूनियन है वो लगातार जो है गरीब होने के साथ साथ जो है कई सारे यूक्रेन की वॉर की वजह से चैलेंजेस फेस कर रहा है, जैसे कि फूड सिक्योरिटी का चैलेंज है और क्लाइमेट चेंज के दंश जो है सबसे ज़्यादा इनको झेलना पड़ रहा है। और साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी जो है इन देशों में करनी चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि दुनिया समझ रही है कि जो गरीब देश हैं, जो एक तरह से डेवलपिंग नेशन है, उनमें इन्वेस्टमेंट जानी चाहिए। और दुनिया भर में जो यूक्रेन की वॉर की वजह से जो क्राइसिस चल रही है वो अपने आप में चैलेंजिंग है और ग्लोबल इशू बन चुका है। ठीक इसी प्रकार से हमने देखा कि भारत ने इस चीज़ को बड़े अच्छे से हैंडल कर लिया है और अब ये जो है आने वाले दिनों में देखेंगे कि किस प्रकार से G20 का पूरा एक तरह से रिजल्ट निकलता है। मैं आने वाले दिनों में जो है G20 का डिक्लेरेशन के बारे में डिस्कस करूँगा, किस तरीके से हमने कंसेंसस को रीच किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है अफ्रीकन यूनियन है जो G20 का सदस्य बना और ये बहुत ही अच्छी बात है कि भारत ने ग्लोबल साउथ की लीडरशिप की एक तरह से रीच जीत ली है और चाइना जो है एक तरह से पीछे छूट चुका है। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं लेक्चर में जितने भी नोट्स हैं अगर आपको चाहिए तो मैं उसकी PDF बना करके आपको ज़रूर दे दूँगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।